ओके, गुड आफ्टरनून गरिमा, गुड आफ्टरनून प्रप्ति, स्वाति, नवनीत, नीतू, तितकिया, इंद्रनील, गुड आफ्टरनून। ठीक, ओके, तो इंद्रनील आपके बैच का सिर्फ अभी एक ही जो टॉपिक है वो रिमेनिंग है, वो है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, करेक्ट? हाँ सर। हाँ, एक्चुअली क्या था कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन बहुत दोनों टॉपिक एक स्टैटिक टॉपिक टाइप के हैं, तो आई थॉट कि एनालॉजी के बाद आपको एक टॉपिक ऐसा दिया जाए जो कॉन्सेप्चुअल हो। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि क्लासिफिकेशन को अभी स्किप करते हैं, डाइस के बाद क्लासिफिकेशन में करा दूंगा। ठीक है इवनिंग, तो आप तब चाहो तो तब कनेक्ट कर लेना। एक्चुअली मैंने सोचा कि दोनों टॉपिक, हाँ बोलो। लीव कर दूं फिर, क्लास डाइस तो हो गया हमारे बैच में। हाँ हाँ, आपके बैच में एक्चुअली दोनों टॉपिक स्टैटिक थे, तो मैंने कहा एक टॉपिक बीच में कॉन्सेप्चुअल हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है वरना सर। आप वरना स्टूडेंट्स भी बुर हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक है क्लासिफिकेशन भी पूरी तरीके से टॉपिक। ठीक है सर। कनिका, रिपीट इन द सेंस ऐसे रिपीट नहीं होता बेटा, यहाँ पर एसएससी का जो बैच है ना, वो एक बार पूरे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं और वापस से वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो रिपीट वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी क्लासिफिकेशन इसके बाद पढ़ा दूंगा। आई थॉट कि बोरिंग हो जाएंगे दोनों टॉपिक स्टैटिक, इसलिए आई थॉट कि डाइस ले लिया जाए आज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? टॉपिक तो सेम होगा। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, तो डाइस क्या होता है? ये स्क्वायर शेप स्क्वायर होता है। स्क्वायर के अंदर क्या होता है? एक तो लेंथ होती है, एक होती है आपकी विड्थ। करेक्ट? अगर इसी स्क्वायर को, ये जो क्या है, ये 2D फिगर है आपका, 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ होता है, एक विड्थ होता है। अगर मैं इसको 2D को 3D में कन्वर्ट करूंगा तो स्क्वायर विल गेट कन्वर्ट इनटू क्यूब। करेक्ट? क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्यूब क्या होता है? क्यूब एक 3D स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास लेंथ होती है, इसके बाद विड्थ होती है, इसके बाद हाइट होती है। राइट? तो ये जो क्यूब होता है, इसी क्यूब स्ट्रक्चर को ही यूज किया जाता है डाइस के फॉर्म में। आया बात समझ में? इस क्यूब को फॉर्मेट को ही यूज किया जाता है डाइस के लिए। ठीक है, अब इस डाइस को देखते हैं। इस डाइस के अंदर, मतलब इस बेसिकली डाइस तो बाद में है, पहले वो क्यूब है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? क्यूब। तो इस क्यूब के पास क्या क्या चीजें हैं वो देखो एक बार। यहां पर देखो कितने एजेस हैं, कितनी साइड्स हैं, कितनी वर्टिसेस हैं। देखो एक बार, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस है। साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी साइड्स हो गई? टोटल 12 साइड्स हो गई। कितने सरफेसेस हैं या कितनी फेसेस हैं इसके? कितने सरफेसेस या कितने फेसेस हैं इसके? है। करेक्ट? ठीक है, ओके। अगर मैं पूछूं यहां पर कितने अपोजिट फेसेस हैं, कितने अपोजिट फेसेस हैं इसमें? 3 अपोजिट फेसेस हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तो आपका फ्रंट, बैक, ये एक अपोजिट फेस बनाता है। उसके बाद टॉप, बॉटम, ये एक अपोजिट फेस बनाता है। एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका एक अपोजिट पेयर बनाता है। ठीक,
दूसरा पॉइंट, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाला सरफेस है, अगर मैं इसे ब्लैक कर देता हूं, ठीक है, ब्लैक कर दिया ऐसे मैंने। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मैं इस ब्लैक सरफेस के रिस्पेक्ट में बात करूं, ब्लैक सरफेस के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इस ब्लैक सरफेस के रिस्पेक्ट में कितने को इसके एडजेसेंट सरफेस है और कितने इसके अपोजिट सरफेस है? ओके, हाँ, यहां पर 4 एडजेसेंट सरफेस है बेटा और एक अपोजिट सरफेस है। और ये कंडीशन आप किसी भी पर्टिकुलर सरफेस की बात करोगे, अगर किसी भी पर्टिकुलर सरफेस की बात करोगे, तो आपको 4 एडजेसेंट सरफेस दिखाई देंगे और एक अपोजिट सरफेस दिखाई देगा। क्लियर है यहां तक सबको? चलो, इसको एक बार गो थ्रू कर लो, आप लोग एक बार पढ़ लो इसे। मैंने जो एक्सप्लेन किया है पीछे वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार बस गो थ्रू कर लो इसे। Okay, a dice is nothing but a cube with all 3 sides equal 4, तो बेसिक सी बात है। It has 6 surfaces or faces, 8 vertices, 12 edges. In a dice or cube, for any given face or surface at a given time has 4 adjacent faces and 1 opposite face. For example, let us consider face ABFG. कौन सा वाला बेटा? ये वाला, फ्रंट वाला, राइट? फ्रंट वाला ABFG, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फेस एडजेसेंट टू इट इज DEGC, ये वाला सरफेस, ये एडजेसेंट है इसके। GCAB, ये वाला इसके एडजेसेंट है। EFHD, ये वाला इसके एडजेसेंट है। और FHAB, ये नीचे वाला बॉटम वाला इसके एडजेसेंट है। और अपोजिट कौन सा है? DCHB। ओके, तो इन टोटल वी हैव 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस, ये सब आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी बात क्या है कि अगर इस पर्टिकुलर सरफेस की बात कर रहा हूं, जो सरफेस इसके एडजेसेंट दिख रहे हैं, क्या वो कभी इसके अपोजिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर, कभी नहीं हो सकते। बहुत सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, अ फेस और सरफेस which is adjacent to a surface can never be opposite to that particular surface, ठीक है। तो वो बेसिक सी बात मैंने लिखी है, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन द गिवन पेयर ऑफ डाइज द नंबर एडजेसेंट टू 2, अगर ये इस डाइज नंबर 1 की बात करूं और डाइज नंबर 2 की बात करूं, ठीक है, यहां पर देखो। फॉर एग्जाम्पल, इन द गिवन पेयर ऑफ डाइज द नंबर एडजेसेंट टू 2 इज 3, 4, 6, 1, करेक्ट। Therefore, they can never be opposite to 2। तो आप यहां पर एक चीज देखो, ये डाइस लिखा है, इस पर 2 लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 4, ये ऑब्वियस सी बात है इसके एडजेसेंट है, तो 2 के एडजेसेंट 4 हुआ। सिमिलरली ये 3 भी एडजेसेंट है, सिमिलरली 6 भी एडजेसेंट है, सिमिलरली 1 भी एडजेसेंट है। तो ये चारों नंबर जो 2 के एडजेसेंट आपको दिखाई दे रही है, इसके कभी अपोजिट नहीं होंगे, करेक्ट? यस और नो? यस सर। तो बेटा 2 का अपोजिट फिर कौन सा नंबर होगा? 5। क्योंकि वही बचता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग, आपको पहले समझना है
कि जो डाइज है इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, स्टैंडर्ड डाइज और नॉन स्टैंडर्ड डाइज। वहां पे देखो क्या लिखा है स्टैंडर्ड डाइज की डेफिनेशन, द sum of any two adjacent face is not equal to 7. That is the sum of opposite faces equal to 7. Such dice are called standard dice. क्या आप लोगों ने कभी लूडो या स्नेक या लूडो या सांप सीढ़ी बोलते हैं हिंदी में, आपने कभी वो खेलते समय इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि आपके पास जो पासा हिंदी में बोलते हैं डाइस जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है? कभी नहीं किया मानसी? तो आज ही बैठना और लूडो खेलना, ठीक है? मोबाइल पर मत खेलना, मोबाइल वाले लूडो से कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है? लूडो खेलना और ये चीज देखना कि जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है डाइस पे उसके जस्ट अपोजिट 1 लिखा होगा, जहां 4 नंबर लिखा है उसके जस्ट अपोजिट 3 नंबर लिखा होगा, और जहां पर 5 नंबर लिखा है उसके जस्ट अपोजिट 2 नंबर लिखा होगा। आइए बात समझ में। तो बेटा जो स्टैंडर्ड डाइज होता है, जो स्टैंडर्ड डाइज आपको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया था खेलने के लिए, ये डाइज कैसा होता है? स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड क्यों होता है? क्योंकि इसके जो अपोजिट पेयर्स होते हैं इसका सम होता है 7। क्या ये बात समझ में आई? मानसी, प्रियंका, संदीप, तीनों लोग आज लूडो खेल रहे, ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है, चल समझ में आया क्या होता है स्टैंडर्ड डाइज? स्टैंडर्ड डाइज एक वो डाइज होता है जिसके अपोजिट फेसेस पर वो नंबर लिखे होते हैं जिनको ऐड करने पर आपको 7 मिल जाता है, ठीक। अब तो बेसिकली अब बात ये आती है, स्टैंडर्ड डाइज तो आपको पता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि स्टैंडर्ड डाइज है मेरे पास, और मैं बोलूं मेरे आपकी आंखों के सामने में एक नंबर लिख दिखाऊं उस डाइज का, उस पर 4 लिख दूं और आपसे पूछूं कि उसके अपोजिट क्या नंबर होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 3। तो ये बात तो सबको पता है, ये बात तो सबको पता है। तो जो एसएससी में क्वेश्चन आता है वो आता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस पर। स्टैंडर्ड डाइस पर आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं, नहीं आया तो इसका मतलब सर क्या हम करेंगे? नहीं, हम करेंगे। मैं आपको इसका क्वेश्चन भी एक दिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड डाइस पर अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से वो क्वेश्चन बन सकता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछा जाता है, तो उसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। और फर्दर नॉन स्टैंडर्ड डाइस को क्लासिफाई करेंगे हम लोग दो तरीके से, एक तो आपका ओपन डाइस, एक आपका क्लोज डाइस, ठीक है? ओपन डाइस क्लोज डाइस का मतलब कुछ नहीं है। ओपन डाइस मतलब, सॉरी, क्लोज डाइस मतलब जिस डाइस से हम खेलते हैं वो बंद ही तो होता है डाइस, और ओपन डाइस मतलब अगर हम उस डाइस के सारे सरफेसेस को खोल दें तो वो होता है ओपन डाइस। उसको अलग से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे नॉन स्टैंडर्ड क्लोज डाइस, उसके बाद पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन स्टैंडर्ड ओपन डाइस। क्या यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद आता है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्या आता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस? तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस कुछ नहीं है, किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे, मैं बोल रहा हूं अगर किसी भी दो एडजेसेंट सरफेसेस का सम अगर 7 हो जाए तो वो डाइस कभी भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने कोई तीनों में से एक पेयर भी तोड़ा तो ऑब्वियसली बात है वो पूरा पेयर ही टूट जाएगा, है ना? तो सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट पेयर विल एड अप टू 7 and then that dice will be termed as non-standard dice. क्लियर है यहां तक कहानी? आपको कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी पीपीटी में सब कुछ है, सारे नोट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके अंदर सब लिखा हुआ है, एक एक डेफिनेशन लिखी हुई है, सारे क्वेश्चंस हैं सब है, ठीक है? तो बस आराम से सुनो इसको, ठीक है? सर ये नॉन स्टैंडर्डाइज एक बार वापस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ये है अगर ये डाइस है तो डाइस के किसी भी दो सरफेस के, मान लो ये वाला सरफेस एक, तो
ये दो सबरेल कैसे एडजेसेंट है। Yes. अगर इस पे 4 नंबर लिखा है तो इस पे 3 लिख जाए तो क्या हुआ, ये दोनों एडजेसेंट सरफेस का सम कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया नहीं हो Okay. गया, Okay. Yes. तो Yes. ये Sir. नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी। Okay. रबड़ी कभी समझ में आया कि फिर से बताना है? चलो ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, अरे जैसे मैं आपको बोला था ना ओपन डाइज और क्लोज डाइज, तो जो ओपन डाइज होता है, जो क्लोज डाइज होता है वो फोल्डेड कहलाते हैं। मतलब क्लोज का मतलब फोल्डेड है, जैसे ये फोल्डेड है, ये सारे डाइज जो दिखाई दे रहे हैं ये कैसे फोल्डेड है, क्लोज है। और ये कैसा है, इसको मैंने खोल के रख दिया अनफोल्डेड, तो यही कहलाता है ओपन डाइज। ठीक है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइज के आगे जो क्लासिफिकेशन है हम इसको इस तरीके से और पढ़ेंगे। दैट इज ओपन, सॉरी दिस इज क्लोज, दैट इज फोल्डेड, एंड दिस इज ओपन, दैट इज अनफोल्डेड। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो पहले जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम फोल्डेड डाइस की। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइस में से, फोल्डेड डाइस में से क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन हमेशा यही आता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, चलो टाइप 1 देखो, बेसिकली फोल्डेड डाइस में हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे, टाइप 2 पढ़ेंगे, बस यही दो बेसिक है। और इनके बेसिस पर ही आगे के क्वेश्चंस का जजमेंट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक, चलो टाइप 1 डाइस देखो, एग्जांपल ये रहा। देखो आपको क्या पूरा डाइस दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा। ये एक पर्टिकुलर एंगल से डाइस का फोटो खींचा गया है और सेम डाइस का दूसरे एंगल से फोटो खींचा गया है। करना क्या है, सुनना ध्यान से। अगर आपके पास ऐसे दो डाइसेस दिए गए हैं, डाइस 1 और डाइस 2, आपके पास ऐसे दो डाइस दिए गए हैं जिस पर, मतलब दो डाइस दिए गए हैं, डाइस 1 और डाइस 2। अगर इस पर सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, कितने नंबर कॉमन हो, 1 नंबर कॉमन हो, अगर यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 1 नंबर कॉमन, यही है 1। तो क्या करना है, इस नंबर, कहने का मतलब ये है कि उस कॉमन नंबर को पकड़ो और या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों डाइस में घूम जाओ। समझ आया क्या बोला मैंने? वापस रिपीट करता हूं। मैंने बोला अगर डाइस में दो नंबर, मतलब बेसिकली दो डाइस है, मतलब डाइस तो ये एक ही है, डाइस ये एक ही है, बट एक ही डाइस के अलग अलग एंगल से फोटो है ये। तो अगर मैं इसमें से एक नंबर कॉमन है, तो जो कॉमन नंबर है उसे पकड़ के या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डाइस में एक ही दिशा में घूम जाऊं, तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे, तो क्या आएगा 1 5 4, करेक्ट, यही आएगा। और सिमिलरली यहां पर डाइस कौन सा है, नंबर कौन सा कॉमन है, 1, तो यहां पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, दैट इज 1 6 और 2। ठीक है, तो यहां से कहानी हो जाती है समाप्त, शुरू होने से पहले समाप्त हो जाती है। 4 के अपोजिट 2 नंबर होगा, 5 के अपोजिट 6 नंबर होगा, और 1 के अपोजिट वो होगा जो रह गया, यानी कि 3। आई बात समझ में? तो एक बार इसको पढ़ लो, जो मैंने शब्दों में बयां किया है वो यहाँ पर भाषा में लिखा हुआ है। When there is one number in common in the given pair of dice, if you are asked which number is opposite to 1, then it is very clear। देखो अब यहाँ पर एक चीज और, जैसे कि अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता कि अच्छा, क्वेश्चन अगर ये होता कि 1 के अपोजिट क्या नंबर होगा, तो आपका आंसर डायरेक्ट हो सकता था 3, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जो नंबर के एडजेसेंट नंबर लिखे हैं वो तो उसके अपोजिट हो नहीं सकते। तो यहाँ पर 1 के एडजेसेंट 5 भी दिखाई दे रहा है और 4 भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 6 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चारों तो 1 के अपोजिट होंगे नहीं, तो जो बच गया वो क्या होगा, उसके अपोजिट होगा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि 1 के अपोजिट क्या नंबर है, तो आप डायरेक्टली आंसर कर देते, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू आर आस्क्ड व्हिच नंबर इज अपोजिट टू 1, देन इट इज वेरी क्लियर दैट द आंसर इज 3।
because 5, 4, 6 and 2 are adjacent to 1, therefore they cannot be opposite to 1. So we are left with only one number, that is 3. So 1 and 3 is one opposite pair. क्या ये बात समझ में आई हो जो यहाँ लिखी हुई है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देन हाउ टू फाइंड द रिमेनिंग टू अपोजिट पेयर्स। तो जब आपने ये फाइंड कर लिया तो आप रिमेनिंग टू अपोजिट पेयर कैसे फाइंड करोगे? तो रिमेनिंग टू अपोजिट पेयर फाइंड करने का ये जो तरीका यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है वो ये है, ठीक है। क्या लिखा है, टेक द कॉमन नंबर एंड रोटेट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन along the common number in both dice, you will get the remaining two opposite pairs. समझ आई बात? चलो, तो अगर ये केस 1 था तो इसका एक एग्जांपल देख लो, बताओ। फाइंड ऑल द 3 अपोजिट पेयर। चलो आंसर करो इसका आप लोग, ये डाइस बने हुए, आंसर करो। सर 6 के अपोजिट 1 होगा। 3 का ऑपोजिट 2, 5 का ऑपोजिट 4। अच्छा, क्या करो, जो कॉमन नंबर है उसको पकड़ो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। 6, 3, 5, 6, 2, 4। 5 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको? क्या समझ में नहीं आया बेटा? पिछला जो कॉन्सेप्ट बताया था वो समझ में आया था? मैंने क्या बोला था क्या? मैंने बोला 2 डाइजेस के अंदर, ठीक है, 2 डाइजेस के अंदर जो नंबर कॉमन है, जैसे यहाँ 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। तो यहाँ पे 6 लिखो, कॉमन नंबर को लिखो, और यहाँ भी 6 को लिखो, कॉमन नंबर को लिखो। फिर क्या है, 6, 3, 5, यहाँ पे कॉमन नंबर है, फिर क्या है 6, 2, 4, ठीक है। तो ये जो आ गए आमने सामने, ये अपोजिट पेयर हो गए। और क्या कितने नंबर होते हैं डाइस में? 6 नंबर होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 के अपोजिट 2 ये चला गया, 5 के अपोजिट 4 ये चला गया, तो जो बच गया है वो 6 के अपोजिट हो जाएगा। समझ आया क्या? क्लियर? ठीक है, चल आगे चले। अब आता है टाइप 2। टाइप 2 की कहानी क्या है कि अभी तक जो आपको 2 डाइस दिए गए थे उसमें एक नंबर कॉमन था, करेक्ट। अगर आपको ऐसे 2 डाइस दिए जाए जिसमें 2 नंबर कॉमन हो तो कहानी क्या बनेगी वो ध्यान से सुनना। जैसे कि यहाँ पे 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। अगर ऐसे 2 डाइस मिलते हैं तो कहानी बहुत सिंपल है कि जो कॉमन नंबर के अलावा जो 2 नंबर बचे हैं, दैट इज द पेयर ऑफ नंबर विच आर नॉट कॉमन, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बस दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आई? अगर 2 दिए हुए डाइस में 2 नंबर कॉमन है तो जो अनकॉमन नंबर बचे हुए, मतलब जो कॉमन नहीं है, वो दोनों नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या ये बात समझ में आई? आगे की कहानी अभी मैं और बताऊंगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है
कि 1 के अपोजिट या 3 के अपोजिट क्या नंबर होगा। करेक्ट, तो आपका आंसर होगा या तो 2 या तो 4 या तो 2 या तो 4, बट आप डेफिनेट नहीं होगे, बट आप डेफिनेट नहीं होगे। समझ आया ये पॉइंट? देखो यहां पर आपस से देखो, आपको पता चल गया कि 5 और 6 एक अपोजिट पेयर है। करेक्ट, 5 और 6 एक अपोजिट पेयर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना बेटा फिर से, कि 1 के अपोजिट क्या नंबर होगा। ठीक है, तो 1 के अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो एडजेसेंट है। 5 और 6 जा चुके हैं, तो बचे कौन से? 2 और 4। इसका मतलब क्या है कि 1 के अपोजिट या तो 2 होगा या 4 होगा। सिमिलरली अगर पूछा जाता है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो एडजेसेंट है, 5 और 6 पेयर चला गया, तो 3 के अपोजिट 2 या 4 होगा। समझ में आई ये बात? चलो इसका आंसर करो। Two positions of dice are given below. How many points will appear opposite to the face containing 5 points? ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे अगर आपके पास यहाँ पे 2 डॉट्स मतलब 2 नंबर ये भी कॉमन है, 1 ये भी कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टू पोजिशन आर गिवन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5? तो कितने होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है बेटा फटाफट से थम्स अप कर दो सब लोग। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। Step 4. Which number will appear opposite to the face containing 5? ठीक है, तो फेस कंटेनिंग 5 यहाँ पर कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। करेक्ट, तो 3 को पकड़ोगे और क्लॉकवाइज घूम जाओगे। 3 1 2, यहाँ पर 3 को पकड़ोगे क्लॉकवाइज घूम जाओगे। 3 5 6, तो which number is opposite to the face containing 5? The correct answer is option number 2 के अपोजिट 6 एंड 3 के अपोजिट 4। अब आपके पास आ जाते हैं 3 डाइस। 3 डाइस, तो क्या करना क्या है इसमें? करना क्या है? अब 3 डाइस में क्या कुछ अलग करना है? तो आंसर है नहीं। अब आपने टाइप 1 पढ़ा, आपने टाइप 2 पढ़ा, आपको इन तीनों डाइस में से कोई भी 2 डाइस सेलेक्ट करने हैं, और वो 2 डाइस सेलेक्ट करने के बाद उसमें या तो टाइप 1 अगर लग रहा हो एप्लीकेबल तो वो लगाओ, या तो टाइप 2 एप्लीकेबल हो रहा हो तो वो लगाओ और अपना आंसर निकालो, बात खत्म। चाहे डाइस 3 हो जाए चाहे डाइस 4 हो जाए, ठीक है? ओके, नाउ व्हिच नंबर विल बी अपोजिट टू द नंबर 2? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको ये जो है इसमें तीन पेयर बनाऊंगा, एक बार पहले दूसरे का, पहले तीसरे का, दूसरे तीसरे का। ठीक है, अब देखो विच नंबर विल बी अपोजिट टू द नंबर 2, तो मैंने क्या किया, पहले मैं लेता हूं 1 को और 2 को, 1 एंड 2, डाइस नंबर 1 एंड 2 लेता हूं। तो यहां पर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3 2 1 3 4 5,
2 के अपोजिट कौन सा नंबर आया? 4। अगर मैं यहाँ पे डाइस देता हूँ 1 and 3, तो यहाँ पर नंबर कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो 2 को पकड़ूंगा 2 1 3 2 5 6। 3 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट रिमेनिंग नंबर 4, तो सेकंड इस पेयर से भी 4 आंसर आया। अब मैं लूंगा सेकंड और थर्ड को। सेकंड और थर्ड को लोगे अगर, तो यहाँ पर क्या कॉमन है? 5 5 3 4 5 2, एक सेकेंड, 5 3 4 5 6 2। तो यहां पर भी 4 के अपोजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप में से कितने भी लोग अपनी मर्जी से जो भी पेयर लेते हो, आपका आंसर सेम आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो सर अगर थ्री फिगर दिया हुआ होगा मेरे पास, तो भी हम सिर्फ 2 फिगर दे करके हम लोग आंसर में टिक कर सकते हैं, यही ना? आप तीनों कर लो, आंसर तो चेंज हो नहीं रहा। यस। चलो, अब आ गए आपके पास 4 डाइस। तो क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। चलो देखो इसे। ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी अपोजिट टू द फेस विद 2 पॉइंट्स? करेक्ट। तो चलो कोई भी बताओ मुझे। करण, कौन सा पेयर लूँ डाइस का? पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। मैंने सर 3 और 4 लिया है। चलो 3 और 4 ले ले रहे हैं। 3 और 4 लेंगे तो क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 कॉमन है ना? नहीं, 1 कॉमन है। 1 कॉमन है तो 1 2 3, फिर 1 6 4। आंसर क्या चाहिए? हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी अपोजिट टू द फेस विद 2 पॉइंट्स? करेक्ट। तो 2 पॉइंट्स का अपोजिट क्या है? 6 आंसर। 6। ठीक है। सर अभी मैंने 1 और ट्राई किया, लेकिन उससे आंसर नहीं आया। क्या आ रहा है? 1 और 3। ओके, तो 1 और 3 से आपका आंसर आएगा कैसे? आपने, अच्छा आपका आंसर आ क्या रहा है अगर आप 1 और 3 ले रहे हो? तो हाँ, तो उससे बेस्ट आया नहीं ना, क्योंकि तो कॉमन हो गया, इसमें 2 कॉमन हो तो गए। नहीं, हाँ तो नहीं आ रहा आंसर, तो वो टाइप 2 हो गया ना, तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। 2 और 3 कॉमन है, तो यहाँ पर सिर्फ अगर आप 1 और 3 ले रहे हो तो आपका आंसर सिर्फ ये आ सकता है कि 1 के अपोजिट 5 है। बट आपको 2 पॉइंट के अपोजिट फाइंड करना है, तो आप ये पेयर नहीं ले पाओगे, आंसर ही नहीं आ रहा ना उसको। समझ आया? यस सर। चलो, और किसी को कोई दिक्कत इसमें? और किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्वाति, संजीत, संदीप, रितेश, रवनीत, प्रियंका, प्रेरणा, प्रप्ति, प्रणति, नीतू, मनु, मानसी, करिश्मा, करण, गरिमा, देव, सचदेवा, दीप्ति, आस्था। ठीक ठीक ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 तक एक चीज समझो। जैसे कि आप सब लोग एक बात जानते हो कि डाइस के ऊपर अगर नंबर लिखे हुए हैं तो वो नंबर क्या हो सकते हैं? ये 6 होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर वो 2 डाइस देता है और 2 डाइस में सिर्फ 5 नंबर दिखाता है, 1 2 3 4 5, और छठा नंबर नहीं दिखाता, तो आपको ये बात पता है बाय डिफॉल्ट कि वो 6 ही होगा, है ना? ये बात तो आपको पता ही है बाय डिफॉल्ट। अगर नंबर लिखे हैं डाइस के ऊपर तो 5 नंबर दिख रहे हैं, तो रिमेनिंग आपको पता है 1 to 6 में से जो नहीं लिखा होगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहानी थोड़ी सी बदलती है, कहानी में अगर ट्विस्ट आता है, तो वो ट्विस्ट फिर इस तरीके से हैंडल नहीं होगा। और ट्विस्ट क्या है वो सुनो। अगर नंबर लिखने की जगह या तो वो अल्फाबेट लिख दे, या तो वो कलर लिख दे, या वो कोई और वेरिएबल लिख दे,
तो हम अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर अल्फाबेट लिखता है, लेटर लिखता है, तो ए से जेड तक 26 है। अगर 5 दिखाएगा तो छठे का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसलिए अगर वो नंबर की जगह या तो अल्फाबेट या तो कलर या तो कुछ और लिखता है, तो उसे 6 के 6 अलग अलग डाइस पर बताने पड़ेंगे, तभी हम आंसर कर पाएंगे उसका। समझ में आया मैं क्या बात बताना चाह रहा था? क्या मैं बताने में सक्षम रहा, कामयाब रहा आप लोगों को? चलो देखो ये क्वेश्चन, संदीप मैंने सिर्फ इतनी सी कहानी बताई कि अगर नंबर लिखे हैं, और जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, है ना, ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर गौर फरमाओगे तो क्या लिखा है? कॉमन क्या है? 3 3 1 2 3 5 6। आपको पता है 2 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 5 था। 3 के अपोजिट क्या होगा संदीप? 4। तो ये बात आपको कैसे पता है? क्योंकि आपको पता है कि डाइस के ऊपर केवल 6 नंबर दिखाई देते हैं, है ना? यस सर। मतलब वो नंबर आपको दिखाया नहीं है लेकिन आपको पता है। लेकिन अगर ऐसी कहानी अल्फाबेट या किसी और वेरिएबल के संग होगी तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि अल्फाबेट 26 होते हैं और वेरिएबल तो कितने सारे भी हो सकते हैं। अब आई समझ में बात संदीप? यस सर। अब बताओ इसका आंसर। सवाल है, you are given 3 positions of dice, then which face is opposite to the face with alphabet B? तो कौन सा फेस अल्फाबेट बी के अपोजिट है? ठीक है, तो देखते हैं बी के अपोजिट निकालना, तो कौन सा पेयर सेलेक्ट करते हैं? हम करते हैं पहला और दूसरा। पहला दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो देखो कॉमन क्या है? एफ, एफ डी ए। उसके बाद क्या है? एफ सी ई। ए के अपोजिट ई, डी के अपोजिट सी, तो एफ के अपोजिट क्या होगा? तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि बी एक और वेरिएबल अवेलेबल है, तो एफ के अपोजिट हो जाएगा बी। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एफ। समझ आया सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई परेशानी? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे देखो सर। ओके, बाकी लोग? ओके, which face is opposite to the face with alphabet B if 4 positions are given below S? तो B के अपोजिट निकालना है, तो कौन सा पेयर सेलेक्ट कर सकता हूं मैं? देखो अब यहां पर नहीं, ये पेयर दूसरा लूंगा तो काम नहीं बनेगा। अगर मैं पहला और तीसरा लेता हूं तो देखो डी बी एफ डी ई सी, एफ के अपोजिट सी, बी के अपोजिट ई, डी के अपोजिट एक दिख रहा है अलग से, ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी के अपोजिट ई। समझ आया?
सेकंड एंड थर्ड, हाँ सेकंड एंड थर्ड भी ले लो स्वाति, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एंड थर्ड, हाँ बिल्कुल सही स्वाति, वेरी गुड। अगर आप सेकंड और थर्ड लेते हो तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, क्योंकि सी यहाँ पे कॉमन है, सी यहाँ कॉमन है, डी यहाँ कॉमन, डी यहाँ कॉमन, तो जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। वेरी गुड स्वाति, डायरेक्ट सेकंड और थर्ड से भी सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। Okay, Ramit. Let's wait for others to answer. Okay, Dipti. Okay, Manu. Okay, Karan, Garima. Okay. ठीक है, तो refer to the following 4 positions of the dice and find out the color which is opposite to the face gray. तो ग्रे के लिए क्या करोगे, यहाँ पर मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जिसे बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। देखो पहले तरीके से करते हैं जो जनरल आप लोग करते हो उससे। ग्रे लिखा हुआ है तो कौन सा डाइस चूज कर सकते हो आप? ये नहीं कर सकते क्योंकि 2 कॉमन है, ये भी नहीं कर सकते। अगर आप फर्स्ट और फोर्थ लेते हो, ठीक है, हाँ अगर आप फर्स्ट एंड फोर्थ लेते हो तो फर्स्ट एंड फोर्थ में देखो ग्रे कॉमन है नहीं, हाँ ग्रीन कॉमन है, तो करेक्ट ग्रीन, ग्रे, पिंक, करेक्ट। यहां से फोर्थ वाले में देखो ग्रीन, हाँ मानसी वो भी ले सकते हैं, ग्रीन, गोल्डन, पर्पल। तो पिंक के अपोजिट हो गया पर्पल, ग्रे के अपोजिट हो गया गोल्डन, और बाकी जो ग्रीन का अपोजिट होगा वो हो जाएगा आपका जो भी यहाँ पे बचा, दैट इज ब्राउन। समझ आया? समझ आया? अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखो, आपको पता है ना कि जो नंबर एडजेसेंट सरफेस पे दिखाई दे रहा है वो कभी अपोजिट नहीं होगा। तो आपको फाइंड करना कि ग्रे के अपोजिट कौन सा है। तो ये करो कि ग्रे के अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता। तो ग्रे के अपोजिट पिंक नहीं हो सकता, ग्रे के अपोजिट ग्रीन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एडजेसेंट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ग्रे के अपोजिट पिंक लिख लिया, ब्राउन भी नहीं हो सकता, ब्राउन भी एडजेसेंट दिखाई दे रहा है। ग्रे के अपोजिट ग्रीन नहीं हो सकता, वो लिख लिया, ग्रे के अपोजिट पर्पल भी नहीं हो सकता। तो बेटा 6 कलर हो सकते हैं मैक्सिमम, 4 तो एडजेसेंट दिखाई दे रहे हैं, तो ये चारों तो अपोजिट होंगे नहीं। तो इसके अलावा जो बच गया वो हो जाएगा अपोजिट। तो बच कौन सा गया यहाँ पर? पिंक, ग्रीन, ब्राउन, पर्पल। तो बच गया आपका क्या, कौन सा मतलब ग्रीन। तो ग्रे के अपोजिट हो जाएगा। तो ये मेथोडोलॉजी भी आप यूज कर सकते हो। क्या समझ में आई इतनी सी बात? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो एक बार। ये क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड डाइस पे बेस्ड। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसको थोड़ा देखो और अपने से देखो कि आप कितना इसमें अपने आप को अप्लाई कर पा रहे हो।
क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आइडिया लग रहा है कुछ किसी को भी? किसी को भी थोड़ा सा कोई आइडिया लग रहा है क्या? अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे खुद से, इसका स्क्रीनशॉट लेके, या मैं बताऊं इसको? आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना चाहोगे, अप्लाई करना चाहोगे अपने आप को इस क्वेश्चन में? ओके, एक काम करो मानसी और सभी लोग, संदीप, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो बेटा, पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? सर से ये फर्स्ट लाइन का मतलब समझा दीजिएगा बस। एक सेकंड रुको, पहले इसको थोड़ा सा मिनिमाइज, रुको। चलो अभी लोग, ठीक है? हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो आप? फर्स्ट लाइन का मतलब समझा दीजिए। इफ एन इवन नंबर डाइज, इफ एन इवन नंबर डाइज, इवन नंबर डाइज का मतलब क्या है? यहाँ पर 6 डाइज है, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, पांचवे पे ये है, छठे पे ये है। तो इवन नंबर डाइज कौन से हो गए? दूसरा डाइज, चौथा डाइज और छठा डाइज। ठीक है? ऑड नंबर डाइज कौन से हो गए? पहला, तीसरा, पांचवा। अच्छा ओके ओके ओके, आई थॉट ठीक है? टोटल एंड ऑल। या ओके, आई गॉट इट। अब करना क्या करना, आप इसको देखना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, बाकी इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है भाई, समझ में आया बेसिक डाइस के बारे में? बेसिक चीजें क्लियर हुई? चलो ठीक है, फिर इसको ट्राई करना। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ठीक है? चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? हाँ बोलो संदीप। मीन्स अदर ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मीन्स जो न्यूज़ में अभी चल रहा है फिलहाल एसएससी को लेके, को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? ठीक है, एक काम करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने न्यूज में भी देखा नहीं, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, तो अभी फिलहाल ध्यान नहीं गया। ठीक है? एक बार मैं उसको देख लेता हूँ क्या है, एंड देन उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ओके सर, ओके। तो चलो बाय बाय।